Hello, Assalamualaikum students. Today topic is homogeneous system of linear equation. Let us start today with this. तो स्लाइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई इक्वेशन है, तो ये एक लुक लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, कोई इक्वेशंस होती हैं, कुछ इक्वेशंस होती हैं, उसका जो पैटर्न होता है उस हिसाब से वो पहचानी भी जा रही होती हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि ये क्या लिखा हुआ है, आप बोलेंगे से A11, ठीक है, और X1, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इसको थोड़ा प्लस साइन लगाएं, और अगर मैं आपसे कहूँ इसको प्लस लगा के थोड़ा और आगे बढ़ाएं, ठीक है, तो A जो है अब क्या हो जाएगा 1 2 X2 हो गया, ठीक। और अगर मैं कहूँ थोड़ा और आगे बढ़ाएं, यहाँ पर होना चाहिए A13 अब, ठीक है, और X क्या हो जाना चाहिए 3 हो जाना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। और अगर मजीद इसको बढ़ाऊं तो आप मुझे क्या बताएंगे, सर प्लस लगाएं, ठीक है, और क्या हो जाएगा A, ठीक है, A14, ठीक, X4 हो जाएगा। इसी तरीके से चलते चलते मैं इसको क्या लेकर जा सकता हूँ, आपने एक चीज़ सिर्फ नोट की होगी, यहाँ पर चेंजिंग आ रही है वो किस में आ रही है, इस वाले पोर्शन में आ रही है, ऐसी है ना, इस वाले पोर्शन में आ रही है ना। बाकी सारे सेम हो रहे हैं, पहला पोर्शन A1 सेम ही हो रहा है, मगर बार बार जो चेंज आ रही है वो A1 वाली सूरत के साथ नेक्स्ट वाले डिजिट के साथ आ रही है। और X के साथ किस वाली है, X वाले तो एक ही डिजिट है, तो उसी के साथ ही वो चेंज आती जा रही है। और अगर इसको हम ज़्यादा लिखते जाएं, इसको इन टाइम लिखते जाएं, तो क्या हो जाएगा, ये A1 N हो जाएगा। N मतलब, ठीक है, N मतलब इनफाइनाइट, आप इसको लेते जाओ जहाँ तक आप चाहो, और X भी क्या हो जाएगा N हो जाएगा, इसी तरीके होगा, ठीक है। ये दो ऐसे थे कि पैटर्न, ये जो ऐसे नंबर थे जो बार बार चेंज हो रहे थे, बस ये इस तरीके एक सीरीज बन जाएगी सिंपल सी, ठीक है। हम लेट सपोज इसको इक्वल टू 0 करके इक्वेशन 1 बना देते हैं। क्या कहते हैं, ये इक्वेशन 1 है। आपको समझ में आ रही है इक्वेशन हमने कैसे बनाई, सिंपल सा भी समझने के लिए। अच्छा, A11 क्या होता है, आपको याद है A11 क्या होता है, कोई ना कोई कोफिशिएंट्स होते हैं ना, और उसके साथ हम क्या लगा देते हैं, कांस्टेंट कोई वेरिएबल लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे ही करते हैं हम, तो एक तरीके की इक्वेशन बन जाती है। मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ, डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं इक्वेशंस के। तो यहाँ पर लेट सपोज हम इक्वेशन करते हैं, एक टाइप की ऐसी इक्वेशन है जहाँ पर A1 के नंबर हैं, X के नंबर हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक ये पैटर्न बन रहा है। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि दूसरी इक्वेशन बनाऊँ, तो पैटर्न क्या होगा, श्योरली आप मुझे बोलेंगे सर पैटर्न अब जो होगा हमारे पास वो होगा 2 1 का। यहाँ पर 1 वाला सीरीज चलेगा, यहाँ पर 2 1 होगा। अब 2 1 X1 हो गया, ठीक है। और अगर मजीद इसको आगे बढ़ाऊं तो क्या करूं, क्या करूं, अब 2 2 शाबाश X2, ठीक है। और मैं कहूँ अब मुझे आगे भी बताओ, तो अगर आगे लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा आगे, A2 3 शाबाश X, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसी तरीके से होगा। और ये एन टाइम चलते चलते कहाँ तक होगा, ये आप बोलेंगे सर A2 और ये N हो जाएगा, इसी तरीके से होगा, ठीक है। और X हमारे पास वो भी N हो जाएगा, ठीक है बेटा। और इन द एंड आप इक्वल टू 0 कर दो, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे क्या बन जाएगी, इक्वेशन 2 बन जाएगी। इसी तरह होगा, ये इक्वेशन 1 हो गई, और हमने थोड़ा सा इसको चेंजिंग लेकर आते आते ये इक्वेशन 2 बना दिया, ठीक। और इक्वेशन 3 कैसे बनाओगे, मैं आपसे पूछूं इक्वेशन 3 बना के दो, आपको लगे अब इंशाल्लाह आप ये बोल पाओगे कि सर इक्वेशन 3 हो जाएगी 3 1, ठीक है ना। यहाँ पर 2 की सीरीज थी, यहाँ 1 की सीरीज थी, यहाँ पर 3 की सीरीज हो जाएगी, इसी तरीके का पैटर्न हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से पैटर्न हो जाएगा। चले, और अगर अच्छा यहाँ पर हमारे पास अगर लेट सपोज मैं आपसे कहूँ, ठीक है, याद है आपको जब आपको इक्वेशन बनाते थे फिर कोई मैट्रिक्स बना देते थे, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़े से रॉ ऑपरेशन परफॉर्म करते थे, और या मैं कहूँ कि इसकी X की वैल्यू निकाल के लाओ, Y की वैल्यू निकाल के लाओ, लास्ट हम जब भी कोई प्रोग्राम, जब भी हमने कोई प्रॉब्लम्स की हैं, अगर लेट सपोज आपकी ऐसा हो जाता है कि X की वैल्यू भी 0 आ जाती है, X2 की वैल्यू भी 0 आ जाती है, X3 की वैल्यू भी 0 आ जाती है। आपको याद होगा जब भी हमने कभी इक्वेशन पे काम किया था, तो मैंने आपसे कहा था कि अब मुझे X, Y और Z की वैल्यू ढूंढ के दो, या X1, X2, X3 की वैल्यू ढूंढ के दो, तो फिर आपने वहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू आपको मिल जाती थी, ठीक है ना। अच्छा, वो जो मैट्रिक्स होता था, आपने ऑपरेशन तो लगाए, मगर एंड कहाँ पर करना है, तो एंड लेट सपोज आप बोले सर ऑपरेशन तो लगा लें, मैट्रिक्स भी हमें मिल जाएगा, यहाँ से मैट्रिक्स हो सकता है हम निकाल लें, ठीक है, मगर उसको कहाँ तक सॉल्व करें, तो मैं आपसे कहूँगा आप उसको एक लॉन फॉर्म बना लो। तब जब एक लॉन फॉर्म बना लोगे तो आपको X3 की वैल्यू मिल जाएगी, X2 की वैल्यू मिल जाएगी, X1 की आप वैल्यू निकाल लोगे। जब एक लॉन फॉर्म मिल जाएगा तो आपको X3 वहाँ से निकाल पाओगे, X2 निकाल पाओगे, X1 निकाल पाओगे, इक्वेशन फिर बना लोगे उसको कन्वर्ट करके। ऐसी सूरत हाल कुछ ऐसी हो जाती है जहाँ पर X1 0 हो, X2 भी 0 हो जाए, X3 0 हो जाए, तो हम कहेंगे वो कॉन्सेप्ट है ट्राइवल का।
सिंपल सा। अगर मैं आपसे कहूँ बेटा ट्राइवल क्या होता है या जीरो सॉल्यूशन क्या होता है, आप सिंपल सा कहेंगे सर यहाँ पर सिचुएशन ये बनेगी कि x1 भी 0 हो गया, x2 भी 0 हो गया और x3 भी हमारे पास 0 हो गया। अगर ये हमारे पास क्राइटेरिया फिलफिल होती है, हम कहते हैं भाई कि ये ट्राइवल सॉल्यूशन हो गया, ये जीरो सॉल्यूशन हो गया। सिंपल समझ आ रही है? क्वेश्चन में आ जाए कि भाई ट्राइवल सॉल्यूशन बताओ, जीरो सॉल्यूशन बताओ, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बोले ठीक है, इक्वेशन है, इक्वेशन आपको ऑलरेडी गिवन होगी, आपको कोई मैट्रिक्स होगा उसके बाद बनाना होगा और उसको किसी एक लॉन्ग फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। एक्स वाई जेड आपको जो है उसके बाद वेरिएबल की वैल्यू मिल जानी है, और अगर जो वैल्यू है हमारे पास वो 0 आ जाती है तीनों की, ठीक है, तो हम कहेंगे ये कौन सा सॉल्यूशन, ट्राइवल सॉल्यूशन है। और अगर लेट सपोज वैल्यू एक्स की 0 नहीं आती, आप क्या कहेंगे, हम वहाँ कहेंगे कि ये नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन है, ठीक है ना, नॉन जीरो सॉल्यूशन, या कहेंगे हम नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ट्राइवल सॉल्यूशन किसे कहते हैं और नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन किसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपको कोई इक्वेशन दी गई होगी और इक्वेशन के बाद आप क्या करोगे, कोई मैट्रिक्स बनाओगे, ऐसा ही है ना। इक्वेशन तो मिल गई, अब उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। आपको कोई इक्वेशन दी गई होगी और आपसे कहा जाएगा कि भाई उसको पहली जो कंडीशन है कि मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो उसको। अब आप सोचोगे कौन सा मैट्रिक फॉर्म में, तो एक फार्मूला गिवन होगा, वो होगा ax इक्वल टू 0। क्या है हमारे पास फार्मूला है, वो ax इक्वल टू 0। अब हमें कहा गया है कि इसको इस मैट्रिक्स वाले ऑर्डर के साथ इसको करो बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशंस हैं, ठीक, ये इक्वेशंस है हमारे पास, और हमें कहा गया कि इक्वेशन को कन्वर्ट करो किसमें, मैट्रिक्स फॉर्मेट में। सिंपल सा, किसमें फॉर्मेट में, मैट्रिक्स वाले फॉर्म में कन्वर्ट करो। कहा गया ना कि मैट्रिक्स बनाओ, तो मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको ब्रैकेट उठानी पड़ेगी, ठीक है, ब्रैकेट उठाई आपने एक ब्रैकेट, फिर आपने दूसरी ब्रैकेट उठा ली, ठीक है। अब आप क्या बनाने वाले हो, मैट्रिक्स बनाने वाले हो, ए। तो हमारे पास पहले नंबर कौन सा, ए का है, ठीक है ना, ऐसा ही है ना हमारे पास। अगर आप थोड़ा सा देखो आप इस फार्मूले को, तो हमारे पास पहले ए है, फिर एक्स है, फिर इक्वल टू साइन है, फिर 0 है। तो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि ए कौन सा है इसमें अंदर, ठीक। तो उम्मीद करूंगा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा आपको। तो हमारे पास जो ए है, यहाँ पर जो भी ए जो लिखे हुए हैं यहाँ पर A1 A21 A31, ये सारे हमारे पास क्या कहलाएंगे, ए कहलाएंगे, ठीक है। जो भी यहाँ पर हमारे पास या हम कहते हैं कोफिशिएंट्स हैं, वो ए को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब क्या कि हम इस मैट्रिक्स के अंदर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे A11, ठीक है। और फिर आपको अब पूछो अब क्या दूसरा क्या आना चाहिए, आप बोलेंगे A12, ठीक है, A12 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर आपको बोलूँ उसके बाद क्या आना चाहिए, आप बोलेंगे सर A13, ठीक है। लेट सपोज इक्वेशन हमारे A13 तक है, ठीक है, लेट सपोज। इस तरीके से हमारे पास ये रो पूरी हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि लेट सपोज समझे हमारे पास इक्वेशन जो है यहाँ तक है, कहाँ तक है, A3 तक है, ठीक है, मिसाल तो यहाँ तक है, इक्वल टू 0 भी तो है ना, यहाँ तक है मिसाल समझाने के लिए, ठीक बेटा। तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से। तो A1 भी आ गया हमारे पास, A12 भी आ गया, A3 भी आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये एक रो तो भर गई, एक रो कंप्लीट हो गई, सेकंड रो को कंप्लीट करते हैं। इसी तरीके से आप बोलेंगे से A21 और उसके बाद A22 लिखोगे, A23 लिख दोगे, ऐसा ही होगा। अब आप बोलेंगे सर ये सेकंड इक्वेशन वाली भी हमारे पास रो कंप्लीट हो गई है, ठीक है, सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई। थर्ड रो क्या होगी, अब आप मुझे आसानी से बता पाओगे कि सर हमारे पास अब थर्ड रो हो जाएगी A31 A32 A33 हो जाएगा ऐसे। तो हमारे पास एक जो है मैट्रिक्स बन गया, इसके लिए ए के लिए एक मैट्रिक्स तो बन गया। अब हमारे पास कौन सा बचता है, एक्स। तो अब एक्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक्स का मतलब है जो भी उसमें अंदर वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं होंगे, ठीक है ना, जो भी इसमें अंदर वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स वाला बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, ये मैट्रिक्स वाला बॉक्स बना दिया। और उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे जो भी हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल इस्तेमाल हुए। मैं आपसे पूछूं बेटा कौन कौन से वेरिएबल इस्तेमाल हुए, आप बोलेंगे सर x1 x2 और x3 वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है इसके अंदर। तो हमारे पास बॉक्स में क्या आएगा, x1 x2 और x3 आ जाएगा। सिंपल सा, आपने दो मैट्रिक्स निकाल दिए, ए भी निकाल दिया, एक्स भी निकाल दिया। अब हमारे पास कौन सी साइन आएगी, इक्वल टू की साइन आएगी, हमने इक्वल टू की साइन दे दी। अब ये जो ओ है वो क्या है, वो ओ बेसिकली हमारे पास जो इक्वल के दूसरे साइड हमारे पास मैट्रिक्स है ना, जो इक्वल के दूसरे साइड हमारे पास जो भी ये लिखा हुआ है
जीरो मैट्रिक्स हमारे सारे जीरो ही हैं, जीरो के बराबर होगा तो सारे जीरो हमारे पास आ गए। ठीक है, इक्वल की दूसरी साइड हमारे पास जो हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं हम उसको उतार के यहाँ रख देंगे तो वो सारे क्या है, जीरो हैं। आप देख रहे हैं तो आपके पास क्या हो गया, आपने जो है एक इक्वेशन के जरिए आपने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में कर दिया आपने कन्वर्ट। बेटा यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि आपने कन्वर्ट कैसे कर दिया इसको। अगर मैं आपसे कहता हूँ इक्वेशन दे दूं मैं आपको बेटा, ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन मैंने दे दी। अब मैं आपसे कहूं कि इसको कन्वर्ट करो किसमें, मैट्रिक्स फॉर्म में। आप बोलोगे सर फार्मूला भूल गया मैं, चलो मैं फार्मूला आपको याद दिला देता हूं दोबारा। ठीक, यहाँ पर फार्मूला भी आ गया। अब आप बोलेंगे सर फार्मूला आ गया अब हम कर लेंगे। ठीक है, मैं आपसे पूछूं आपको क्या करना पड़ेगा, आप बोलेंगे सर 3 बॉक्सेस तो बनेंगे, 3 मैट्रिक्स के बॉक्स बनाएंगे। ठीक के लिए बनाओगे भाई, एक ए के लिए बनाओगे, ऐसा ही है, दूसरा एक्स के लिए बनाओगे और तीसरा इस ओ के लिए बनाओगे। ठीक है, इसी तरह होगा 3 बॉक्स बन जाएंगे। ये फॉर्मेट आपको समझ में आ रहा है? ठीक तो इसी तरीके से तो मैं आपसे पूछूं बेटा मुझे बताओ कि इस बॉक्स में पहली वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, आप मुझे बताओगे सर यहाँ पर जो है वो कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट हो जाएगा 1 होगा। और मैं आपसे पूछूं इस बॉक्स में क्या आएगा और इस बॉक्स में क्या आएगा, आप बोलेंगे इस बॉक्स में सिंपल से जो वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं। तो मैं आपसे पूछूं बेटा कौन से वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं, आप बोलेंगे सर यहाँ पर एक्स एंड वाई और जेड हुआ है, ऐसा ही हुआ है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स वाई जेड। और इक्वल की दूसरी साइड हमारे पास कौन से कोफिशिएंट्स हैं, आप बोलेंगे 0। तो दो तो मैट्रिक्स आपने इजीली बना लिए, एक्स वाई जेड और ये 0। अब मैं बोलूँ यहाँ के लिए आपको कौन सा एलिमेंट लिखोगे, मैं आपसे पूछूं, आप बोलेंगे सर यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर हमारे पास वैसे नॉर्मली कोफिशिएंट होता है, यहाँ जैसे 4 दिया गया, यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है 1 है, तो हम यहाँ पर एज इट इज 1 लिख देंगे। ये एक्स वाई जेड आ गया, ये 0 आ गए और यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे सर दूसरा भी जो है हमें एलिमेंट लिखना है और जैसे कि यहाँ पर y के साथ कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर भी 1 है, इस तरह z के साथ भी कुछ नहीं है तो z के साथ भी 1 है। तो पहली रो हमारी कंप्लीट हो गई, ऐसा ही हुआ। उसके बाद मैं आपसे पूछूं सेकंड रो कैसे लिखोगे, आप बोलोगे सर सेकंड रो में ये जो कोफिशिएंट्स है वो यहाँ पर एज इट इज यहाँ पर लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा 4 5 2। ठीक है, 4 5 2 और इसी तरीके से नीचे वाले एलिमेंट्स भी यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर समझ में आ गया। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको कौन से समझ में आ गया होगा। इक्वेशन जरिए हमने मैट्रिक्स को कैसे फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह लिखा। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद मैं आपसे कहूँगा बेटा मैंने जैसे आपको समझाया कि रो ऑपरेशन समझाए मैंने आपको, तो मैं आपको 3 रो ऑपरेशन देता हूँ ये वाले। ठीक है, इसको करो इस वाले मैट्रिक्स को। ठीक है, और मुझे बताओ क्या जवाब आता है। ठीक, तो जब आप इसको परफॉर्म कर लोगे इसके साथ तो मैं उम्मीद करूंगा आपका जवाब ये आ जाए। ठीक है, कौन सा मैट्रिक्स आ जाए, ये वाला मैट्रिक्स वाला जवाब आ जाए, ये जवाब बन जाए। ठीक है, 3 ऑपरेशन करने के बाद आपके पास जो मैट्रिक्स का जवाब आए वो ये आ जाए, ये वाला। ठीक, तो उसके बाद आप क्या करोगे, मैं इसे कहूंगा कि अब कन्वर्ट करो दोबारा, ये जो कन्वर्ट करो इसको, ये जो मैट्रिक्स मिला अभी हमें इसको कन्वर्ट कर दो इक्वेशन फॉर्मेट में, इक्वेशन वाले फॉर्म में लेकर आ जाओ। आप बोलेंगे से मसला ही नहीं है। ठीक है, हमने पहले इक्वेशन को मैट्रिक्स में लिखा था, मैट्रिक्स को इक्वेशन में लिखना है। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगा बेटा ये एक्स ये रिप्रेजेंट किसे करेगा, बोलेंगे से ये एक्स को करेगा, मैं ये प्रेजेंट किसको करेगा प्रेजेंट, ये y को करेगा, ये z को करेगा, शाबाश। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस z और इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह होगा ना, हमने पहले इक्वेशन भी इसी तरह गेट की हुई थी पहले से, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब सेकंड में आपसे पूछूं क्या होगा, सब आप बोलेंगे सर ये x 0 है यहाँ पर तो x नहीं लिखेंगे, y लिख देंगे क्योंकि y का एलिमेंट 1 है, और जो z है z के लिए लिखेंगे -2z क्योंकि यहाँ पर जो है -2 गिवन है उसके जो कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा y -2z इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा z के लिए क्या करोगे, आप बोलोगे से x को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 0 से कोफिशिएंट से 0 ही हो जाएगा, और इस तरह y को भी लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि y को भी हम मल्टीपल कोफिशिएंट को 0 कर देंगे तो वो जवाब 0 हो जाएगा। अब आप 3 को z से कर दें क्योंकि 3 को हम z के साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही होगा बेटा, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया हो कि 3z हो जाएगा, इसको हम फर्दर, ठीक है ना, 3z इक्वल टू 0 हो गया। अगर हम चाहें तो z को थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं आगे, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो कैसे कि z ये 3 जो इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना z के साथ, जो मल्टीप्लाई कर रहा है z के साथ, तो इक्वल वाली दूसरी साइड ये क्या करेगा, ये
डिवाइड करेगा कि 3 जो है z के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, और अगर इक्वल की दूसरी साइड हमें से भेजना है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डिवीजन में। तो जवाब तो वैसे ही 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 डिवाइड बाई 3 तो 0 ही आएगा। तो ये z की वैल्यू अब हमें क्या मिल गई, अपडेट होके क्या मिल गई, 0 मिल गई। तो अब हमारे पास z की वैल्यू क्या है, 0 है। अब मैं आपसे कहूं कि z की वैल्यू, ठीक है, ये लेट सपोज इक्वेशन हमारी 1 है, ठीक है, और ये इक्वेशन हमारी लेट सपोज कौन सी है, 2 है, और ये अब हमारी इक्वेशन कौन सी हो गई, 3 हो गई। ऐसा ही हो ना, 3 हो गई ना। अब आप मुझे क्या करें, ये इक्वेशन 3 जो है ना वो पुट करें, किस में डालें, इक्वेशन 2 में डाल दें। मतलब कहने का कि z की वैल्यू जो 0 है ना, अब वो पुट कर दें इक्वेशन 2 में। तो अब z के पास क्या है, 0 है। ठीक है, z के पास 0 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 तो हो जाएगा 0। ठीक है, 0 हो जाएगा ना। अब हमारे पास ये -0 तो कोई वैल्यू कुछ नहीं होती ना, -0 कुछ नहीं होता, तो हमारे पास y इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, y हमारे पास क्या हो जाएगा, y भी हमारे पास 0 हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास क्या हो गया, y भी हमें मिल गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास इस तरीके से हमें y मिल गया। अब हम बात करेंगे x की। ठीक है, अब x क्या हमारे पास, तो x की भी वैल्यू और तो y की वैल्यू, z की वैल्यू पुट करो इक्वेशन 1 में। ये क्या हमारे पास लेट्स इक्वेशन 1 है। ठीक है, अब क्या करो, z की वैल्यू, y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो। मुझे बता दो x की क्या वैल्यू आएगी। आप बोले z की जगह हमने 0 लिख दिया, y की जगह हमने 0 लिख दिया। अब हमारे पास x भी 0 के ही बराबर हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा कि हमने z की भी वैल्यू 0 ढूंढ ली, y की भी वैल्यू ढूंढ ली, और x की भी हमने वैल्यू ढूंढ ली 0। तो अब मुझे याद है मैंने आपसे शुरू में कहा था, अगर ये तीनों वैल्यू 0 हो जाएंगी तो हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा ट्राइवल। ठीक है, यह हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा 0 सॉल्यूशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये ट्राइवल कैसे बना। ठीक है, तो हमारे पास अगर हमारे पास स्क्वायर सिस्टम है, स्क्वायर टाइप का मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा मैट्रिक्स होता है, जिसके हमारे पास रोज हैं, जो उसके हमारे पास ऑर्डर सेम होता है। ठीक है ना, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं, वो कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कहता है सिचुएशन अगर आपके पास ऐसी आती है जहाँ पर आपको मैट्रिक्स जो आपके पास इक्वेशन है वो आपको जो है 3/3 का ऑर्डर दे रही है। अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन आती हैं जो स्क्वायर सिस्टम बनाने में आपको हेल्प करती हैं, ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास स्क्वायर सिस्टम बन रहा है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है आपके पास, तो क्या होगा, वहां पर आप चेक करना कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। अब रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, मैंने आपको रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स करवाया था कि अगर मैं आपसे अभी यहाँ पे आ जाता हूँ कि ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि इसका रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, तो आप मुझे बताएंगे कि सर इसका रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 2 है। क्या है हमारे पास, 2 है। ये 2 क्यों 2 है, आप मुझे बोलेंगे सर क्योंकि इस मैट्रिक्स के, अच्छा मैं आपसे पूछूं कि इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है, तो आप मुझे बोलेंगे सर इसका रैंक ऑफ द मैट्रिक्स है 3। अब मैं आपसे पूछूं बेटा 3 क्यों है, आप बोलेंगे सर रैंक ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये है कि भाई के मैट्रिक्स के अंदर जो रोज हैं वो नॉन जीरो रोज कितनी है इसके अंदर, नॉन जीरो रोज। तो आप बोलेंगे सर नॉन जीरो रो का मतलब जिसमें कंप्लीटली रो जीरो ना हो, तो इसमें तो 3 ही रो ऐसी हैं जिसमें कंप्लीटली जीरो तो नहीं है। ठीक है ना, तो हमारे पास 3 रो ऐसी हैं जो है नॉन जीरो नहीं है, तो रैंक हो गया 3। और अगर यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर 0 होता, अब आपसे मैं पूछता बेटा कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स क्या बना, आप मुझे बोलते कि सर यहाँ पर रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया 2। ठीक है, नॉन जीरो रोज कितनी हमारे पास 2 हैं, क्योंकि तीसरी तो भाई 0 है पूरी की पूरी, तो नॉन जीरो रोज हमारे पास 2 होंगी, तो रैंक हो जाएगा 2। इसी तरीके से सवाल इसी तरह यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्क्वायर सिस्टम के अंदर अगर रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स जो है n के बराबर हो, और जो n है ना हमारा वो क्या है, वो जो हमारे पास इक्वेशन से नंबर ऑफ इक्वेशन कह दे या नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स कह दें, ठीक है ना, उनके बराबर होगा द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू n होगा। और n हमारे पास है अननोन वेरिएबल्स या अननोन इक्वेशंस। ठीक है, तो ये अगर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर हो जाएगा n के अननोन वेरिएबल्स के, तो सिस्टम कहलाएगा ट्राइवल और जीरो सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा, ट्राइवल और जीरो सॉल्यूशन।
अगर मैं आपसे सवाल करता हूँ, क्वेश्चन दे देता हूँ कि भाई फाइंड करके दे मुझे रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन, ठीक है, तो उसका मतलब क्या मांग रहा हूँ मैं? ट्राइवल मांग रहा हूँ या ज़ीरो सॉल्यूशन मांग रहा हूँ। और अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई ज़ीरो ट्राइवल मुझे फाइंड आउट करके दें, इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास कोई ऐसा सिस्टम आने वाला है जो क्या हो जाएगा, आपके पास ऐसा सिस्टम है जो स्क्वायर सिस्टम आने वाला है, ठीक है। और अगर आपके पास जो है रेक्टेंगुलर में इस तरीके का हो, रेक्टेंगुलर आपके पास कोई मैट्रिक्स सिस्टम आ जाए मिसाल तो, ठीक है, और वहां पर भी आपके पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स बराबर हो जाए जो है नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स के, तो वहां पर सॉल्यूशन कहलाएगा इनफाइनाइट, ठीक है। वह थोड़े से टर्म इन्होंने दे दिए हैं, तो टर्म को समझने की कोशिश करते हैं। ये कोई रेक्टेंगुलर फॉर्म होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, तो वहां पर अगर हमारे पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स बराबर हो जाता है नंबर ऑफ इक्वेशंस के, ठीक है, या नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, तो वहां पर हमारा सिस्टम कहलाएगा इनफाइनाइट, ठीक है ना। क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर कौन से बस इस चीज को समझने का। तो यहाँ पर और अगर हमारे पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स कम होता है किसके? नंबर ऑफ इक्वेशंस, नंबर ऑफ जो है अननोन वेरिएबल्स के, तो हमारा सिस्टम वहां पर कहलाएगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। कॉन्सेप्ट क्या चेंज है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन जो है स्क्वायर की तरफ जब आएगा तो कहलाएगा, वो सिचुएशन में कहलाएगा जब ए कम होगा, ठीक है, रैंक ऑफ ए कम होगा। मगर रेक्टेंगुलर में वो तब कहलाएगा बराबर होगा, रेक्टेंगुलर में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन तब होगा जब वो बराबर होंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा चांसेस हैं कि स्टूडेंट इसको मिस कोट कर ले, भूल जाएं, ठीक। तो बस ये उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट मैंने पूरी कोशिश की कि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए, ठीक, अंडरस्टैंड हो जाए। थैंक यू फॉर द सपोर्ट, अपना ख्याल रखिएगा, और समझ आ गया हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर